जर्नी में कौन सी मिस्टेक्स लगती हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते थे? मेरी तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि तो आप लोगों ने किस ऑर्डर में बुक्स फॉलो करी? एनसीईआरटी, टीपीपी, मॉड्यूल, और अगर एक्स्ट्रा बुक्स लगाई तो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या लगाई? सब जो हमसे भी नीचे थे वो भी ऊपर जा रहे थे, हम पानी में जा रहे थे और लिटरली पानी में जा रहे थे, नॉट फॉर एग्जैजरेटिंग, क्योंकि 11th का शिफ्ट बहुत अलग होता है। उसमें पढ़ाई की सीरियसनेस, उसमें लॉजिक का यूज़। तो 12th में जैसे स्कूल के साथ टाइम नहीं मिल पाता घर पे पढ़ने के लिए, तो वैसे टाइम कैसे मैनेज करें? 12th में तो अटेंडेंस भी 75 से ज़्यादा चाहिए। मैं तो ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे लोगों को जेई किया है, आईआईटी किया है, वो पता ही नहीं है। भैया अगर आप पीएम होते तो आप सबसे पहला डिसीजन क्या लेते? क्योंकि मैं Hello everyone, we are students of PW and we have cracked IIT. We are here to solve some of your queries and your doubts regarding your further journey. We will start with our introduction. My name is Pranay Gandhi. I am from Surat Vidyapeeth and my rank is 1449. My name is Tanmay Agarwal. My rank is 2096 and I am from Jaipur VP. My name is Gopesh Garodia. My rank is 3710. I am from Guwahati VP. Hi everyone, myself Shivanshi Patel and I'm from Lucknow Vidyapeeth and my rank is 3849. Hello everyone, I am Sagnik Pran Rajbangshi. I am from Guwahati Vidyapeeth and my rank is 3630. Hello everyone, my name is Shashwat Tibrewal. I'm from Surat Vidyapeeth and my rank is 1514. जैसे मेरी बात करूँ तो हमारा भी 10th है ना, बहुत नॉर्मल से ही निकला था। हम बहुत हवा में निकाल लिया, कम पढ़ते थे, इतना कोई सीरियसनेस नहीं था पढ़ाई का कि हाँ चल रहा है, जीवन चल रहा है। नए परसेंटेज भी आ गए थे अच्छे, फिर लिखा कि साइंस ले लेते, अच्छे परसेंटेज आ गए, हो जाएगा, हम तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। फिर जब आए तो 1 महीने में हमें तोड़ दिया गया। तो हाँ, उसके बाद सब जो हमसे भी नीचे थे वो भी ऊपर जा रहे थे, हम पानी में जा रहे थे और लिटरली पानी में जा रहे थे, नॉट फॉर एग्जैजरेटिंग, क्योंकि वो 11th का शिफ्ट बहुत अलग होता है 9th-10th के शिफ्ट से। उसमें पढ़ाई की सीरियसनेस, उसमें लॉजिक का यूज़ वो अलग ही होता है। और आगे के महीनों में इतना टूटे फूटे हमारे सर हो गए उससे, और जब उस चीज़ से अडेप्ट हो गए तो फिर हम मेहनत करना चालू कर दिए, ज़्यादा घंटे पढ़ना चालू कर दिए। इधर सबका सेम ही होगा मेरे हिसाब से कि हमारे आवर्स इंक्रीज़ होते गए, उस चीज़ से अडेप्ट हो गए और फिर मज़ा भी आने लगी। फिर जेई लाइफस्टाइल में आ गया और जब मज़ा आ जाएगी ना तो फिर आप आईआईटी को महसूस करने लगो कि आप जाने वाले हो। वही मतलब मेरा भी सेम ही था कि स्टार्टिंग में 11th में लाइक आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड कि कुछ होता नहीं है स्टार्टिंग में 11 में, एंड 11th प्राय सबका उतना अच्छा जाता भी नहीं है। बट विथ टाइम आप अडेप्ट कर लेते हो एंड यू स्टार्ट स्टडिंग मोर, और उस वजह से अगर व्हेन यू एंजॉय स्टडिंग देन यू डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। मेरे भी 10th में वही पता नहीं कैसे 95 आ गया था। सो पेरेंट्स थॉट कि वाई नॉट कि आईआईटी में एडमिशन करा दिया जाए बच्चे का। सो वही 11th-12th में प्रिपरेशन करी। मेरे 11th में मतलब 12th के बाद मेरे मेंस में ऐसे बहुत अच्छे नहीं बट डिसेंट स्कोर था। मेंस में आई गेस 99.05 परसेंटाइल थी, बट मेरे बोर्ड्स में 75 नहीं थे। तो मैंने इस साल एनआईएस से रीअपेयर करा और ये मेरा ड्रॉप ईयर है। फिर मैंने ऑब्वियसली और ज़्यादा हार्डवर्क किया पिछले साल से और फिर स्कोर इम्प्रूव करा। इस साल मेरी रैंक एडवांस में 3849 है। सो ये मेरी जर्नी है। मैं तो ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे लोगों को जेई किया है, आईआईटी किया है, वो पता ही नहीं है। मैंने एम ही एनसेट दे दी थी तो मेरे तो 60% ऑफ मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जेई करता हूँ अभी, क्योंकि इतनी ऑफ मिल रही है। फिर मैं आ गया ऐसे चिल ओके। मैं इतना पढ़ता भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो लाइक थोड़ा सा जोश था तब। मैं लाइक 7-8 आवर्स थोड़ा सा पढ़ने लगा और फिर मेरी जो इक्विलिब्रियम स्टडी टाइम बन गई वो 6 घंटे की हो गई। तो मेरी जे जर्नी तो पूरी स्मूथ ही निकली है। और अभी बट उसका मसाला भी मिला है। मेरा जेई मेंस में 18,000 रैंक आई थी, तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था उससे। और बट लाइक द लास्ट मंथ, मैं जेई प्रिपरेशन के लास्ट महीने में लाइक मेन सेकंड के बाद मैंने सोचा कि मतलब मुझे मेरी बहुत सारी ड्रॉबैक्स दिखे उसमें, तो मैंने 1 महीने उन ड्रॉबैक्स पे बहुत हार्डकोर काम किया है और फिर मेरी जेई एडवांस में 3630 रैंक आई है। आई गेस सबकी सिमिलर स्टोरीज ही है, जितने भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे।
टेंथ में एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज लेके 11th में एंटर किया। मेरा तो 99% था, बट ठीक है। नॉट मतलब अच्छा ही था, बहुत अच्छा था एक्चुअली। एंड इस कारण से मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस था जो बेसिकली पिनेकल का एक्सपीरियंस होता है ना, कि आप टॉप करते हो, आपको फेम मिलता है। वो फेम का जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो थ्रिल होता है, वो था मेरे अंदर ऑलरेडी। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था ऑलरेडी, तो मुझे और चाहिए था। मैं थोड़ा लालची आदमी था, तो मैंने फिर सोचा कि IIT जेई जाते हैं, बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, बेस्ट में घुसेंगे। तो फिर 10th में बहुत थोड़ा ईगोइस्टिक एटीट्यूड लेके 11th में एंट्री मारी थी मैंने। एंड 11th में जो धक्के पड़े हैं खतरनाक वाले, उसके बाद फिर ऐसी ऐसी रैंक्स देखने को मिली, 3 डिजिट 4 डिजिट AITS में। एंड देन पूरा मतलब डाउनफॉल्स चल रहे थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करे, डीमोटिवेशन फेस करा। बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था, दुख होता था। उसके बाद फिर 12th में हमारे अंदर डिसिप्लिन ड्रिल किया गया सूरत विद्यापीठ में। हमारे सर्स थे, उनको आज भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये डिसिप्लिन ड्रिल किया। हमने 6-6 घंटा पढ़ाई करी, फिर 8-8 घंटा पढ़ाई करी, 12-12 घंटा पढ़ाई करी। सुबह के 8 से लेकर रात के 11:30 बजे तक हमारी क्लासेस चली है। एंड आज उसी के कारण मैं, मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, हम लोग इस काबिल बन चुके हैं कि हम अब IIT जा रहे हैं। अगर मैं अपनी मेरी स्टोरी बताऊँ ना, तो मैंने 10th ख़त्म करते ही फटाफट से मतलब PW ऑनलाइन ले लिया था, मतलब कुछ बिना सोचे। फिर मैंने 1-1.5-2 महीने उससे पढ़ाई भी करी। फिर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ दोस्त मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है इधर से ज़्यादा। मैं से नहीं, पढ़ाई अच्छी हो रही थी, बट मुझे था कि कंपटीशन नहीं मिल रहा, ना डाउट सॉल्विंग हो रही है। तब मैं फिर ऑफलाइन आया। अब उधर जो चैप्टर्स थे बिल्कुल भी सिंक नहीं हो रखे थे। तो जो फिज़िक्स तो मेरी बिल्कुल ही पहले 3 चैप्टर, हालांकि बेसिक मैथ्स थी, डिफरेंशिएशन तक समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने फिज़िक्स लेके 8-8 घंटे फिज़िक्स करी, एक बुक पूरी पढ़ी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, तब जाके वापस बनने लगी। तो मतलब वही है जो इन सब ने बताया, वही दिक्कत। नहीं, वही है कि सबकी स्टोरी में यही है कि पहले सब टूटेंगे। 9-10th का जो आपका स्ट्रक्चर है वो टूट के आपको काबिल बनाया जाएगा कि आप 8-9 घंटा 10 घंटा झेल सके, क्योंकि ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए भी है जो पेशेंस रखते हैं और उतना प्रेशर झेल पाते, क्योंकि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके। जी, तो फिर कौन है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 12th में जैसे स्कूल के साथ आप लोगों में से कोई स्कूल गोइंग था? नहीं, वी वर ओपन स्कूल। अच्छा, तो 12th में जैसे स्कूल के साथ टाइम नहीं मिल पाता घर पे पढ़ने के लिए, तो वैसे टाइम कैसे मैनेज करें? 12th में तो अटेंडेंस भी 75 से ज़्यादा चाहिए। हमारे एक कलीग भी रहे, अगर आप स्कूल कर रहे हैं साथ में, हाँ, तो हमारे तो कलीग भी रहे एक कुशाग्र नाम के, एंड ही स्कोर 97% इन बोर्ड्स, आई थिंक सो, एंड 97% आर ऑल्सो इन JEE मेंस। तो उसका कैसा था कि वो तो हमारे साथ वो सुबह पहले स्कूल चला जाता था और हमारी दोपहर को क्लासेस होती थी। तो स्कूल में वो अपना थोड़ा सा टाइम कम करके, मतलब अगर हफ्ते में 6 दिन स्कूल हो रही है तो वो 4 दिन जाता था, 2 दिन ऑफ ले लेता था ताकि अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर सके क्लासेस में, और थोड़ा खेल लेता था कुछ, मतलब हमारे साथ एंगेज रहता था। ये तो 12th की बात हो गई। नहीं, जैसे स्कूल होता है तो फिर एक सेकंड, हमारे साथ एक्चुअली एक इंसान है जिन्होंने टॉप किया है स्कूल के साथ करते हुए भी। कैन वी हैव देम ऑन स्टेज? So my name is Atul Tiwari, and I am from Gadihat Vidyapeeth, and my rank was 1776, and I did my preparation while I used to go to school. मतलब मैंने स्कूल के संग ही अपने पूरे प्रिपरेशन को किया। मैं मतलब मैनेज करता था। 11th में तो मतलब ऐसा था कि मैं हर दिन स्कूल जाता था और PW के ट्यूशन्स भी मतलब हर दिन जाता था। तो उसमें क्या रहता था कि मेरे प्रिपरेशन में थोड़ा मेरे को लगा कि थोड़ा कमी रह गया है। मैं बस सिंपल क्वेश्चंस करने में लगा रहता था। और उसके बाद जब 12 में शिफ्ट हुआ तब मुझे पता चला कि अगर मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूँ तो वैसे करने से हम लोग अच्छे रैंक को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर मतलब सोच लिया कि मतलब मुझे मैनेज करना होगा, और मैंने रेगुलरली स्कूल जाना छोड़ दिया, और मतलब वीक में शायद 2 से 3 दिन जाता था। और लास्ट के समय में हम लोग मॉक टेस्ट होता था वहाँ पर,
और तब मैंने पूरा स्कूल छोड़ दिया था लास्ट के समय में। उस स्कूल में भी मतलब थोड़ा हम लोगों को प्रेशर फील करना पड़ा था। टीचर्स थ्रेट कर रहे थे कि अटेंडेंस कम हो जाएगा, बट लास्ट में सब ठीक हो गया। जैसे स्कूल जाते तो फिर मतलब टीचर जैसे 12th में तो 75% से ज़्यादा के लिए कहते ही हैं, और स्कूल जाते तो फिर 6 घंटे स्कूल और मतलब 1 घंटा आना जाना लगा के लगभग 10 घंटे से ऊपर कोचिंग और स्कूल मिला के हो जाता है। पढ़ाई के लिए टाइम बच नहीं पाता, थक जाते हैं उसके बाद आके। वीकेंड्स को तो फ्री रहते हो ना? वीकेंड्स ओपन कह रहे हो आप? वीकेंड्स भैया जैसे ये बैकलॉग होता है, हम सब 12th के हैं तो 11th का बैकलॉग जो है उसे कवर कैसे करें? मतलब अभी 12th में है तो ऑलमोस्ट सबका बैकलॉग बना ही होगा 11th का, तो हम ऑनलाइन वाले हैं, मतलब हम में से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन वाले ही हैं। इस साल एडमिशन लिया 12th में, तो 11th का कैसे मतलब कवर करें 11th? इन माई ओपिनियन मतलब मैं भी ये यूज़ करता था कि मैं हफ्ते में एक दिन तो मिनिमम 11th के लिए निकाल देता था। जिस दिन कोचिंग ऑफ रहता था उस दिन मैं 11th के रिवीजन या फिर जो 11th का मेरा टॉपिक्स बाकी था मैं उस पर फोकस करता था। लाइक अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है आप उसके PYQs कर सकते हैं रिवीजन के लिए, और अगर आपको बैकलॉग क्लियर करना है तो आप उसके थ्योरी में और इन डेप्थ घुस सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 से 2 दिन तो निकालना ही पड़ेगा जिस दिन आप घर पे रहते हो 11th का बैकलॉग क्लियर करने के लिए। और जैसे वन शॉट वगैरह देख लें, मतलब PW का मतलब जो टीचर है उनके कोई टीचर्स वो वन शॉट नहीं देखना चाहिए, मतलब जो PW के हैं वो नहीं से पढ़ते। अगर आपका वो चैप्टर पे थोड़ा भी पकड़ बना हुआ है तब अगर मेरे ओपिनियन में देख सकते हैं, बट वी शुड इन माय ओपिनियन मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब जैसे क्वेश्चंस मतलब बुक से रीड करके थ्योरी पढ़नी चाहिए। हाँ मेरे ख्याल से तो खुद से थ्योरी पढ़ने से और जो क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे हो जाता है। और जैसे मतलब क्लास मतलब कवर कर लिया उसके बाद क्वेश्चंस नहीं बनते सीधा, तो बेसिक क्वेश्चंस के साथ चालू करो। जैसे आपके मॉड्यूल में स्टार्टिंग में वो प्रारंभ रहता है, सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो वो सब से चालू करो और धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाओ। PYQs करो, जैसे मेंस के जो थोड़े इजी PYQs है वो सब करो। तो पहले आप बेसिक क्वेश्चंस के साथ एंटर करो जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो, उसके बाद आप थोड़े टफ क्वेश्चंस पे जाओगे। बट अगर आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं थ्योरी पढ़े और डायरेक्ट वो मेंस के एक्सरसाइज या एडवांस के एक्सरसाइज करने लग जाओगे तब तो डेफिनेटली हमसे भी नहीं होते थे वो। भैया अगर आप PM होते तो आप सबसे पहला डिसीजन क्या लेते? आई थिंक दीदी भी क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी व्यू से अगर देखूँ तो मैं सबसे पहले, क्योंकि पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं एक चाहूँगी कि ऐसा सिस्टम बने कि पेपर लीक्स ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करते हैं, उनके फ्यूचर, उनकी मेंटल हेल्थ को इनफैक्ट इफेक्ट करते हैं। तो पेपर लीक्स को, और एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी फ्लॉस हैं, भी काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, उनको फिक्स करती मेरा पहला मोटिव होता। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं जो करने लायक हैं। सो दैट्स। जैसे बोर्ड का टाइम आता है तो फिर उधर जैसे जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट भी तभी होता है, मतलब लाइक थोड़ा आसपास, तो फिर आप कितना टाइम किस चीज़ को मतलब कितना लेते हो ऐसे सेग्रीगेट, तो वो पूछना था। क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड्स का टाइम और उसको कैसे मैनेज करना है। आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है? मेरा एग्जैक्ट डाउट ये है कि उस टाइम जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस ये सब और होते हैं, मतलब टाइम वहाँ बहुत वेस्ट होता है। और फिर प्री बोर्ड, जैसे हम तो स्कूल गोइंग है, हमारा प्री बोर्ड देना भी मैंडेटरी है, जैसे कुछ स्किप भी कर सकते हैं, तो लाइक फिर उनके लिए भी पढ़ना होता है, और वो तो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसको अलग से थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर जेई मेंस के लिए भी वो जो पहला अटेम्प्ट है उसके लिए, तो वो टाइम सेग्रीगेट कैसे, वो पूछना था, कैसे किया? पता नहीं मेरा आंसर हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट बेसिकली मेरा क्या था कि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन जेई, क्योंकि मेरे को खुद से इंटरनली पता था कि आई विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम्स इन सब्जेक्टिव पेपर्स। मैंने बहुत बार प्री बोर्ड्स एक रात पहले चालू किए थे चैप्टर्स इंग्लिश के, उसके अगले दिन दे के आ गया हूँ मैं प्री बोर्ड्स, ठीक है, बिकॉज तुम्हें बस पास होना है, दैट्स योर मेन ऑब्जेक्टिव। उतना ही पढ़ना है कि डिसेंट नंबर आ जाए, बिकॉज प्री बोर्ड्स डोंट मैटर एट ऑल। बोर्ड्स के लिए तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए आफ्टर फर्स्ट जेई मेन, बट प्री बोर्ड्स डोंट मैटर एट ऑल। बात आई प्रैक्टिकल्स की, प्रैक्टिकल्स में फिर स्कूल के साथ तुम्हारे रिलेशंस अच्छे हैं, यानी स्कूल वाले तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी टीचर्स से बनती है एंड तुमने मेंटेन करी हुई अपनी इमेज, तो स्कूल विल डेफिनेटली हेल्प यू ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। वो ज़्यादा परेशान नहीं करते प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स, दे आर यूजुअली गुड पीपल। हमारे केस में अच्छे लोग आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, ओवरली स्ट्रिक्ट थे, दे मतलब ओवरलुक्ड वेरी माइनर मिस्टेक्स, ऐसा भी नहीं कि मेजर मिस्टेक्स इग्नोर कर रहे थे, बट दे वर वेरी सपोर्टिव। सो इतना प्रॉब्लमेटिक आता नहीं है, मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा नहीं था, बिकॉज इट वॉज मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कब क्या करना है। जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा यू विल नो कि मुझे प्रैक्टिकल में इतना टाइम डेडिकेट करना ही पड़ेगा, वो करना है, वो करना ज़रूरी है। यू विल हैव टू लीव जेई एट दैट टाइम कि मुझे ये टाइम प्रैक्टिकल करना है, बिकॉज उधर पास होना ज़रूरी है।
वो प्रायोरिटी लेगा। मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो योर प्रायोरिटीज़ कि तुम्हें अभी प्रैक्टिकल प्रायोरिटी है, बाद में जेई मेंस प्रायोरिटी होगा। तो द मोर ऑर्गेनाइज्ड यू आर इन योर थिंकिंग, उतना बेटर तुम परफॉर्म कर पाओगे। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। भैया मेरा डाउट ये है कि जैसे आप लोग जेई का एडवांस जेई का पेपर देते हैं तो उसमें 3 घंटे लगातार दिमाग चलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और जब मैं खुद फोकस मतलब बैठता हूँ तो मैं घर पे ही 3 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ, तो अपना फोकस टाइम कैसे बढ़ाऊँ ताकि मैं जेई में अच्छा करूँ? हाँ, ऑब्वियसली इसका सबसे अच्छा जवाब तो यही होगा कि तुम टेस्ट दो अच्छे से। और ये फोकस टाइम अगर तुम्हारा 3 घंटे नहीं है तो तुम धीरे धीरे अगर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। लाइक अगर इतना कम फोकस टाइम है, 3 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस तो ऑब्वियसली होंगे। तो तुम्हें जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको तो पहले हटाने होंगे, और अपने आप को एक बार फोर्स करना पड़ेगा कि तुम्हें इतने आवर्स बैठने हैं। तो ये धीरे धीरे ही अभी बढ़ेगा, लाइक 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स, फिर 4 आवर्स, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता है, ये एक ही बार पे नहीं होता है। अगर आपको 11th रिपीट करने मिलेगा तो आप कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे जो आपने अपने टाइम पे करा था, एंड क्या न्यू स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? 11th में आते हो तो उधर उस टाइम पे आपको अपने आप को स्ट्रैटेजीज वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आप एक काबिल पर्सन बन पाओ, आप प्रेशर झेल पाओ। क्योंकि हमारा जो पीयर ग्रुप था उसमें वो बंदा ज़्यादा परफॉर्म करता था जो बार बार नई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता था, जो काम करके ला पाता था, जो सर से टाइम पे टाइम डाउट्स डिस्कस कर लेता था, और अपना ध्यान से मतलब वो सोचता रहता था कि मैं क्या करूँ कि ताकि मेरा टाइम बचे। वो अपनी थिंकिंग में ही घुसा रहता था कि मेरे को अब अपना टाइम कम करना है, मेरे को अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, मेरे को अब जो मेरे क्वेश्चंस रेंज में नहीं आ रहे उनको मैं कैसे लाऊं। तो डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेटेजीज, थिंक अबाउट कि आप कितने घंटे बैठ पा रहे हो, राइट? वो आपको ऑटोमेटिकली फिर उतना बना देगा कि आप कोई भी तरीके की स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करोगे एग्जाम में तो आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। दैट इज। और 11th में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, तो एक तो है कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ ना करें। इट विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय आवर माइंड। आप बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे, आपका फोकस चला जाएगा जेईई मेंस से। फिर आप रिग्रेट करोगे जब आपका 1 साल चला जाएगा। फिर आप बोलोगे यार अगर मैंने 11th में अच्छे से फोकस कर लिया होता तो मेरा 12th बहुत बेटर हो जाता। 11th पूरा फाउंडेशन देगा कि आप जब 12th में जाओगे तो 11th का मतलब आपको जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 11th में बनेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके उसे बिगाड़े ना। मैं तो यही बोलूँगा। आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 11th में रहेगी वो होगा टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करना। मेरा 11th में प्रॉब्लम ये था, मैं टीचर्स से कम्युनिकेट कम करता था। मैं डाउट्स मतलब पूछने जाता था, ऑफ कोर्स जाता था, बट ढंग से नहीं पूछता था। आधा समझ में आया तो आ जाता था। मतलब टीचर्स के सामने ईगो नहीं रखने का, डाउट है खुला पूछने का, बिंदास पूछने का। वो जज नहीं करते हैं, वो डांटेंगे, वो बोल देंगे थोड़ा 1-2 बार कि क्या पूछ रहे हो, ये क्या बेकार सवाल लाए हो, बट वो बताएंगे और वो सिखाएंगे। तो जज नहीं करना, मतलब अपने आप को टीचर्स के साथ ओपन रहना है। उनको कोई भी प्रॉब्लम है बताना है, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे आर हेयर फॉर यू। हमारे साथ भी यही था, टीचर्स के साथ ही रहे हम पूरा 12th, पूरा कम्युनिकेशन किया, इसलिए हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आई सजेस्ट कि टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना। मैम मैं तो देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमें ज्वाइन करें। लाइक भैया अगर आपको मौका मिले जेई का अगर कोई एक रूल को चेंज करना है तो आप कौन सा रूल चेंज करना चाहोगे और क्यों? मुझे नहीं पता कि 75% का क्राइटेरिया हमारे सिस्टम में क्यों है, बट मुझे लग रहा है कुछ सोच कर ही रखा होगा। पर क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा है इसके साथ, मेरा 1 साल नॉट वेस्ट नहीं हो गया। ऑब्वियसली मेरी रैंक इंप्रूव हो गई, शायद मेरे अच्छे के लिए हुआ है, बट फिर भी थोड़ा पर्सनल ग्रज हो गया है इस एक पॉइंट के साथ। सो मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो यही हटाऊँगी। अगर कोई और किसी को कुछ और भैया आप एक चीज़ बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सी गलती नहीं करते तो आपकी रैंक और ज़्यादा बेटर आ सकती थी? आपको अपनी जर्नी में कौन सी मिस्टेक्स लगती हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते थे? मेरी तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था। और लाइक मैं ऐसा था कि मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का अटेम्प्ट लिया था। मतलब वो मेंस 1 में भी हुआ, मेंस 2 में भी हुआ, और दोनों में ही मेरी मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ख़राब आई।
और मैं प्रेशर ले लिया था मेंस में। और लाइक जब तुम प्रिपेयर भी कर रहे हो उस समय भी तुम्हें ऐसे माइंडसेट से नहीं करना है कि तुम ये भी बुक लगा लोगे वो ये भी बुक लगा लोगे, वो नहीं करना है। तुम्हें जो भी करना है, जो भी मटेरियल मिला है तुम्हें, या तुम जो भी मटेरियल करने का सोच रहे हो, बस उसको अच्छे से लगाना है, दैट्स इट। क्लास नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ के और क्वेश्चंस करके सफिशिएंट है? मॉड्यूल से रिवाइज कर सकते हैं या क्लास नोट्स से करना चाहिए रिवीजन? यार ये तुम क्लास नोट्स बोलो मॉड्यूल्स बोलो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों को ही स्किप नहीं कर सकते। यू कैंट हैव वन विदाउट द अदर। जैसे मेरी जेई एडवांस में रैंक 4647 है। मेरी गलती ये रही है कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइटली ले लिया, मतलब मुझे डर सा लगने लगा था फिजिक्स से एकदम, और मैंने उसको इतना लास्ट टाइम छोड़ ही दिया बिल्कुल, और मेरा उसी की वजह से पेपर पूरा ख़राब चला गया। मतलब रैंक मेरी काफ़ी अच्छी आ सकती थी बट किसी एक सब्जेक्ट में लैकिंग बहुत ज़्यादा हो गई इसी वजह से। और केमिस्ट्री आप लोगों ने कैसे की थी? मतलब केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी वीक है, केमिस्ट्री मेरे को समझ नहीं आता, रटना अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को आप रीडिंग की प्रेफरेंस दीजिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। जितना आपका एडवांस का पेपर जितना भी आएगा वो सारा का सारा केमिस्ट्री से ही आएगा ज़्यादातर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री हेल्पफुल भी होती है रीडिंग। केमिस्ट्री सर कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि स्कोरिंग होती है, बट मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि पढ़नी कैसे, किस तरीके से कि केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा रहे। केमिस्ट्री में मेरे स्कोर मतलब थोड़े से ख़राब रहते हैं हर टाइम। तो पर्सनली केमिस्ट्री के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक्चुअली मैं ड्रॉपर हूँ। तो लास्ट ईयर मेरी जेई एडवांस में केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 40 मार्क्स आए थे, तो और इस बार मेरे केमिस्ट्री में 70 मार्क्स आए, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मेरा केमिस्ट्री में हुआ है। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाई तुम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, खास करके डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब के लिए एनसीईआरटी आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ नॉट द मोस्ट लाइक रेफर्ड बुक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कुछ सेकंड्स में करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को करो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को करो। और ऑर्गेनिक के लिए तो तुम देखो जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं उसके लिए तुम जैसे मैंने पर्सनली 2 बुक सॉल्व की है, हिमांशु पांडे और एम एस चौहान, तो उसको मैंने सॉल्व की है। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री बहुत लोगों की ज़्यादा ठीक ही रहती है, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन रहते हैं, जिसको फिजिक्स मैथ्स भी अच्छे खासी आती है उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री इतना टफ पार्ट नहीं होता है जितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कभी लाइटली मत लेना। ये मत सोचना कि 1 महीने बाद एग्जाम है तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले से रटना स्टार्ट करेंगे, नहीं रटता है। कम से कम 2, 2.5, 3 महीने से लगातार रटते रहो, रोज रटते रहो, तभी हो पाएगा भाई। जैसे आप लोगों ने पढ़ना शुरू करा तो आप लोगों ने किस ऑर्डर में बुक्स फॉलो करी? एनसीईआरटी, टीपीपी, मॉड्यूल, और अगर एक्स्ट्रा बुक्स लगाई तो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या लगाई? हर चैप्टर का अलग होता है सीन। सर हमें रिकमेंड कर देते कि तुम्हें ये लगाना है। कुछ चैप्टर्स में आप डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, और कुछ चैप्टर्स में आपको बहुत बेसिक में भी आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और वो हर एक चैप्टर की बेसिक पे डिपेंड करेगा, सिंपल। और लास्ट मोमेंट पे आपने एनसीईआरटी रीड्स करी लाइक जनवरी उस टाइम? इट्स वेरी नेसेसरी, यस। नॉट फिजिक्स नेसेसरीली एंड मैथ्स ऑफ कोर्स, हाँ मतलब बट फिजिक्स में भी अगर सेमीकंडक्टर वगैरह आ गया तो जो पोर्शन उसमें कवर करना होगा। वैसे किसी के बोर्ड्स में 75% से कम आए तो क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कैसे जेई क्रैक करे फिर उसके बाद? मतलब अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो मुझे लगता है इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी तो मेरे पास इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं था, मुझे 5 सब्जेक्ट से रीअपेयर करना पड़ा था। तो अगर तुम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम 2-3 सब्जेक्ट को कर सकते हो तो थोड़ा आसान रहता है, रिलेटिवली आसान रहता है करना। बट इन केस चलो मानो तुम एनआईओ से कर रहे हो, तुम्हें 5 सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें 20 दिन, मान लो तुम्हें 20 दिन बोर्ड्स को देना पड़ रहा है, तुम्हें लगेगा कि 20 दिन मैंने नहीं पढ़ा कि मैं सब भूल जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। तुम 2 साल 3 साल किसी चीज़ को दे रहे हो तो 20 दिन ना देने से भूल नहीं जाओगे वो चीज़ें, या फिर वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जो नॉलेज तुमने गेन करी है वो बस तुम्हारे ब्रेन में ऐसा चीज़ है। तो बस वही 20 दिन तुम शिद्दत से जो भी बोर्ड्स की अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड जो भी दे रहे हो या फिर इम्प्रूवमेंट है उसको दे दो, आ जाएंगे तुम्हारे 75 आसानी से। इतना चिल करो जस्ट। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आप पढ़ते थे, आप लोगों के हिसाब से आप पूरे दिन पढ़ते थे, तो आपकी जो हॉबीज़ होंगी कुछ, तो आप उन्हें मैनेज कैसे करते थे? आप लोगों का ब्रेन एकदम फ्राई हो जाता होगा पढ़ के, तो आप मैनेज कैसे करते थे उसको? यार ब्रेन फ्राई हुआ है इसीलिए ही मेरी हॉबीज़ है। वही मैं फ्लूट बजाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ,
और मैं तो गेम्स बहुत खेलता हूँ यार, बट ये करनी नहीं चाहिए। तो मैं अब गेम्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बट लाइक जो हॉबीज़ हो गई थी, हाँ म्यूज़िकल हॉबीज़ मेरी जो थी, सही में मतलब मुझे अलग दुनिया में ही ले जाती थी। लाइक मुझे अगर किसी का टेंशन भी हो, फिर मैं लाइक एक गाना उधर प्ले कर रहा हूँ या फिर मैं उधर पुट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तब लाइक मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। अब तुम्हारी हॉबीज़ तुम पे डिपेंड ही करेगी, बट दे हेल्प यू ऑब्वियसली। जेई एडवांस का पेपर नीट के जैसा ओएमआर फील करने वाला होता तो आपका रैंक कैसा आता, ज़्यादा या फिर कम? भाई पेपर ही लीक हो जाता। तो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा था, मतलब आप कितनी देर सोते थे और पढ़ते कैसे थे? मतलब क्योंकि मैं तो स्कूल ऑन गोइंग हूँ, तो मतलब आप कितनी देर सोते थे और फिर पढ़ते कितनी देर थे? तो स्लीप पैटर्न तो मैं अपने स्लीप के संग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। हर दिन मैं 8 घंटे तक सोता था और बाकी जो टाइम था वो मेरे को सफिशिएंट लगता था पढ़ने के लिए। मतलब मैं फोकस करता था एफिशिएंसी पे, इस पे नहीं कि मतलब कितने आवर्स पढ़ा वो काउंट करूँ या मतलब दिन भर पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो किया मतलब एकदम एफिशिएंटली किया और कम से कम टाइम में करने का कोशिश किया। जो एडवांस के स्पेसिफिकली चैप्टर्स हैं जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह, तो फिर आप वो पढ़ के गए थे या फिर जो मेंस का सिलेबस है उसी को स्ट्रॉन्ग करके गए थे एडवांस के लिए? जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो पढ़ के ज़रूर गए थे, हमारे पास टाइम था बीच में, मतलब बोर्ड्स के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लिया था। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था क्योंकि एडवांस भी डीप में नहीं पूछता है जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। बस वही है, मतलब पढ़ना होता है, इट्स नेसेसरी, क्योंकि आ जाते हैं स्ट्रे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, एक सवाल आ गया, 2 सवाल आ गया। 80% पॉपुलेशन पढ़ के जाएगी, ईजी है, जेन्युइनली स्पीकिंग ईजी चैप्टर्स है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उनमें, उनका लोड नहीं लेना है। जो ऑलरेडी आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा फनी है, मतलब प्रणय भैया वो मैंने वीडियो देखी थी जिसे उसमें आपने बोला था कि मैं ट्रेडमिल पे चलते चलते भी पढ़ लेता था। ट्रेडमिल पे चढ़ते चढ़ते नहीं पढ़ता था भाई मैं। ट्रेडमिल में अपने जब मेरे को रिफ्रेशमेंट चाहिए होता था, क्योंकि एक वॉकिंग बहुत अच्छी प्रोसेस है, आप पूरा माइंड स्टिमुलेट हो जाता है। अच्छा, तो पढ़ने के बाद? हाँ भाई ट्रेडमिल पे पढ़ रहा हूँ भाई, ये तो क्या बोल रहा है। भैया शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? शॉर्ट नोट्स बनाते थे बीच बीच में, पर इतना कुछ काम नहीं आता था, सच बोलो तो नहीं आते थे, काम नहीं आते थे। आप में से कितनों की फीमेल फ्रेंड्स थी जो आपको स्टडीज़ में हेल्प करती थी? लाइक देखो हमारे ग्रुप में हमारी भी फीमेल फ्रेंड्स थी और हम सब फ्रेंड्स ही थे, ऐसा कोई टाइम पास वगैरह नहीं करते थे बैठ के जो तुम दिमाग में लेके बैठ रहे होगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप है ना अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो ये मत सोचो कि यार वो लड़की है वगैरह वो है, ये सब दिमाग से निकाल दो सबसे पहले तो, ठीक है। आपके मेल फ्रेंड्स होंगे, आपके स्टडीज़ में हेल्प करते होंगे, उनने आपकी हेल्प कैसे करी? Yeah, so I was the only girl in my class. There was one more girl, but most of them were guys only. But like, yeah, so just don't feel awkward or anything. They're actually very helpful. They helped us a lot. So they were very helpful. There was nothing awkward as such. We were all really good friends, and some of them are here today as well. And हमारा group था वो 5 लोगों का था. And yeah, all of us are here today. Some of them are in the other class, and they're actually really helpful. Don't hesitate to ask any doubts and be comfortable and study together. That's it. जैसे अभी हमारे जैसे मेरे दोस्त हैं और मैं हूँ, तो हमें रील्स का एडिक्शन है, तो उसको ओवरकम कैसे करें हम? रील देखने का इंस्टाग्राम। भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दे यार, इंस्टॉल क्यों रखा है? डिलीट करते फिर इंस्टॉल कर लेते ना वापस से, बात ये है। वो भाई तेरी पर्सनल इशू है, वो मैं क्या करूँ उसका? रजिस्टर नहीं कर पाते ना। वो भाई तेरा पर्सनल इशू है, मैं क्या करूँ उसका? मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई तुम डिलीट कर दो एक बार, तुम वापस डाउनलोड कर लोगे तो अब तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। या फिर एक पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन होता है, वो स्क्रीन टाइम वगैरह को कम करने के लिए तुम वो यूज़ कर सकते हो। मतलब आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में चैट जीपीटी, जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो चैट जीपीटी या गूगल यूज़ किया है? ऐसे तो मैं टीचर से ही पूछता था, क्योंकि मतलब available ऐसे रहते थे। मतलब जैसे क्वेश्चन बनाने बैठे हैं तो मतलब लाइन में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, पहला नहीं बना दूसरा नहीं मैं बना, तब तो नहीं देखता था, पर अगर मैं टीचर्स नहीं मिल रहे मेरे को उस टाइम अवेलेबल नहीं हो या मैं नहीं मिल पा रहा तब मैं देखता था। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती थी कि मैं पहले टीचर से जाके डाउट पूछूं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे, ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा नहीं लग रहा
हाँ, तो उसके आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, और नहीं हो रहे तो बाद में टीचर से जाके पूछो। नहीं हो पा रहा तो मैं भी कभी कभी तो देखता था। मतलब एक क्वेश्चन को मतलब कितना टाइम देना चाहिए, मतलब 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट? वो डिपेंड करता है तुम क्या कर रहे हो। मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें मेंस के क्वेश्चन पे केमिस्ट्री फिजिक्स में तो जल्दी करना पड़ता है क्योंकि मैथ्स लेंदी रहती है, तो मैथ्स में तो टाइम जाता है। मैंने तो 1.5 घंटा करा था मैथ्स मेरे मेंस में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री उतने में ही कर लिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब 2 से 3 मिनट, 4 मिनट एक क्वेश्चन को? 4 मिनट तो ज़्यादा ही है मेंस के हिसाब से। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो अलग बात है, वरना तो और कम में करना पड़ता है। भैया जैसे कि आपने जेई तो फोड़ लिया, लेकिन अगर मुझे एक फ्री फायर में कंपटीशन दे सकते हो इन आप में से कोई? भाई मेरी 8 इयर्स पुरानी आईडी है, 8 साल से खेल रहे हैं। कौन सी आईडी है सर? कौन सी आईडी है भैया? फ्री फायर की, हाँ 8 ईयर ओल्ड। तो सर आ सकते हो कंपटीशन में? आप जब भी मेरे आईटी में आना, कंपटीशन देना मुझे। कौन सी आईआईटी है सर? आईआईटी धनबाद। कौन से लेवल पे हो आप? रैंक पे मेरे दोनों पे ग्रैंड मास्टर है फिलहाल तो। दोनों में? लाइक आप फ्री फायर के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? भाई मैंने 3 साल से खेला नहीं था, बीच में फ्री फायर छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम डिलीट। मतलब पहले बहुत खेलता था, फिर एकदम से मुझे लगा कि मेरी स्टडीज़ हैम्पर हो रही हैं उस वजह से, तो मैंने डिलीट कर दिया था। इतना कंट्रोल था कि फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। मेरा एक जेन्युइन डाउट है कि मैं ना सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा बराबर से। लाइक मेरी मैथ वीक है, लेकिन मैं मैथ को सबसे कम टाइम देता हूँ, और फिज़िक्स सही है लेकिन मैं फिज़िक्स को ज़्यादा दे देता हूँ क्योंकि उसे करने में मुझे अच्छा लगता है। लाइक उसे कैसे मैनेज करूँ मैं? उसे आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैं बताऊं तो 40-60 का आपको रेशियो लेना चलेगा। 40% आपको टोटल टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन आपको मैथ्स को डिवोट करना ही है, और 60% में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको डिवोट करना चाहिए टाइम। मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपको अगर स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन नहीं रहेगी तो फिर आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। मतलब लाइक मैंने जितना स्टडी किया है उसमें से 40% मैथ को देना ही है। हाँ 40%। मैंने 11th में अपना अराउंड 60% 60 to 70% टाइम मैथ्स को ही दिया था। मैथ को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? कोई रेफरेंस बुक लगाऊँ या फिर सिर्फ मॉड्यूल से ही हो जाएगा? सिर्फ मॉड्यूल्स लगाओ पहले, और टाइम दो क्वेश्चंस को, ताकि मतलब खुद सोचो, खुद पे टाइम नहीं लग रहा है 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, टीचर से डिस्कस करो, नहीं समझ में आ रहा है चैट जीपीटी यूज़ करो, ऑनलाइन इतने सारे अवेलेबल हैं, गूगल यूज़ कर लो। आप सबकी जो जर्नी थी उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन किसी को हुई होगी, सो उसे मैनेज कैसे करते थे आप लोग? Yeah, okay. So, don't keep like such unrealistic targets कि you wouldn't be able to complete them on the same day. Maybe start small, have small targets for the day and try to finish it, and then slowly increase it, and then maybe you'll be able to overcome that problem. जब आपने जेई मेन या एडवांस का अटैम्प्ट दिया, तो जब पेपर स्टार्ट हो रहा था तो फिर आपने प्रेशर के साथ सब्जेक्ट को मतलब टाइम मैनेज कैसे किया? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो वो तो भाई ऐसा है कि देखो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। उसकी प्रैक्टिस तुमको बहुत पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो तो उससे तुमको आइडिया लग जाता है कि ये स्ट्रेटजी अगर मैं फॉलो करूँगा तो मेरा बेस्ट। तुम देख लो तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, IITS होते हैं, तो कौन सी स्ट्रेटजी के साथ तुम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, बस उसी को एग्जाम में एग्जीक्यूट करना है। भैया इरोडो सॉल्व करनी चाहिए। तूने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया? ऑलमोस्ट। हाँ, अगर पोटेंशियल है तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करो और अपलिफ्ट करो और तुमको एक बार लग जाए कि वो मेरा लेवल अचीव हो चुका है, देन यू विल गो टू इरोडो। ओके, थैंक यू भैया। भैया AI को हरा सकते हो किसी भी टॉपिक में? किसी टॉपिक लाइक गेम्स वगैरह की बात करो तो लूडो। जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री में और क्वेश्चंस रहते हैं, वो ज़्यादातर AI नहीं बता पाता। टॉटोमेरिज्म का जैसे क्वेश्चन हो गया, नहीं इतना अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर पाता है। तो और भी मैथ्स के कुछ इंटीग्रल्स होते हैं कि AI हो सकता है सोल्यूशन दे दे, लेकिन बीच का प्रोसेस नहीं क्लियर होता, तो उन चीज़ों में टीचर के पास जाना बेटर रहता है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x? देखो भाई, अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ में तो एक्स की बहुत वैल्यू होती है। मैथ्स में तो डिफरेंट आती रहती है, लेकिन लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। आपके लिए x की वैल्यू क्या है लाइफ में? 0। मेरा तो डिफाइन ही नहीं है। मेरे लिए x एक इलेक्ट्रॉन की तरह है, मतलब जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है। कौन से x के बारे में पूछ रहा है भाई?